नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के दौरे पर है। यहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह पल बेहद खास है। 4 दशक से भी ज्यादा समय यानी 43 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। हिंदुस्तान से यहां आने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को यहां आने में 4 दशक लग गए। कुवैत में शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर पश्चिम पूर्व और दक्षिण से लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं वो यहां हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की जय। और जब से यहां कदम रखा है तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही गुंज है, सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की। यहां पर कभी एक समय था, यहां पर कभी श्री दिलीप कुमार साहब ने पहले भारतीय रेस्तोरां का उद्घाटन किया था। भारत का असली जायका तो वहां जाकर ही पता चलेगा। इसलिए अपने कुवैती दोस्तों को इसके लिए जरूर तैयार करना है। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सभी आज से शुरू हो रहे अरेबियन गल्फ कप के लिए भी बहुत उत्सुक है। आप कुवैत की टीम को चीयर करने के लिए तत्पर है। मैं हिज हाइनेस द अमीर का आभारी हूं। उन्होंने मुझे उद्घाटन समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइट किया है। ये दिखाता है कि रॉयल फैमिली, कुवैत की सरकार आप सभी का, भारत का कितना सम्मान करती है। भारत कुवैत रिश्तों को आप सभी ऐसे ही सशक्त करते रहे। साथियों, भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं, बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं, बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। एक समय था जब कुवैत से मोती,
खजूर और शानदार नस्ल के घोड़े भारत जाते थे और भारत से भी बहुत सारा सामान यहां आता रहा है। भारत के चावल, भारत की चाय, भारत के मसाले, कपड़े, लकड़ी यहां आती थी। भारत की टीकवुड से बनी नौकाओं में सवार होकर कुवैत के नाविक लंबी यात्राएं करते थे। कुवैत के मोती भारत के लिए किसी हीरे से कम नहीं रहे हैं। आज भारत की ज्वेलरी की पूरी दुनिया में धूम है, तो उसमें कुवैत के मोतियों का भी योगदान है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में शनिवार को केजीएमयू के 120वां स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि केजीएमयू से पढ़कर निकले छात्रों ने गौरव बढ़ाया है। काल का प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। 1905 में जब इसकी स्थापना की बात हुई तो उस समय 10 लाख रुपए में शुरू हो गया था और यह कहा कि आज इसका दायरा 150 एकड़ के क्षेत्र में होने जा रहा है। देश में बहुत कम संस्थानों में इतनी सीटें हैं। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। ये अवसर होते हैं जब हम लोग जन विश्वास को अर्जित कर सकते हैं, पब्लिक फेथ को प्राप्त कर सकते हैं, और वह एक अवसर होता है जब यह कार्य उस समय केजीएमयू ने किया था और आज जब आप काफी आगे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यहां पे जो बातें अभी चल रही थी, जो इसको प्रदेश सरकार ने आपको जो पैसा अभी 300 करोड़ रुपए यहां के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसमें हाइब्रिड ओटी, रोबोटिक सर्जरी का सिस्टम लगाने, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, माइक्रोस्कोप और सुपर माइक्रो सर्जरी के लिए, 2 कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब्स के लिए, लीनियर एक्सीलेटर के लिए, हाई एंड डीएसएस लैब्स की स्थापना के लिए, ये सभी धनराशि आपको यहां पर उपलब्ध करवाई ही है। साथ साथ 377 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सर्जरी डिपार्टमेंट के एक नई बिल्डिंग के लिए भी आपको धनराशि, बड़ा डिपार्टमेंट बनाने के लिए भी इसके लिए धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा फायर सिक्योरिटी के लिए भी यहां पर लगभग 46 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत किए हैं। लारी कार्डियोलॉजी का यहां पे विस्तार 70 करोड़ रुपए की लागत से ये अभी इसका भी विस्तार हो रहा है और साथ साथ यहां पे बहुत सारी अन्य ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है जो आज की आवश्यकता है, जिन की अपेक्षा केजीएमयू से हर व्यक्ति चाहता है और जिसको लेकर के हम कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो केजीएमयू और आईआईटी कानपुर के बीच में भी ये एमओयू इसके लिए संपन्न हो चुका है कि हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। 38 लाख पेशेंट आपने ओपीडी में देखे एक वर्ष में और 1.5 लाख आपने यहां पे आईपीडी में भर्ती की, उपचार के लिए भर्ती किए। 30,000 मेजर सर्जरी और 75,000 माइनर सर्जरी यहां पर संपन्न हुई। 1 लाख से अधिक इस सर्जरी भी यहां पे संपन्न हुई। अच्छा है, लेकिन इसको बढ़ाने की चुनौती, इसको बढ़ाया जा सकता है। लोग आ रहे हैं,
विश्वास के साथ। याद करना, आपकी सबसे बड़ी पूंजी, एक डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी एक विद्यार्थी के रूप में ये मेडल हो सकते हैं, उसकी डिग्री हो सकती है, उसके अंक हो सकते हैं, लेकिन एक सफल डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी संवेदना। एक ही संकल्प होता, सर्वे संतु निरामया, सबके निरोग होने की कल्पना के साथ वो काम करता है। और निरोगी होने की सबसे बड़ी दवा क्या है? आपका व्यवहार, आपके द्वारा उससे की जाने वाली बातचीत। डॉक्टर का व्यवहार ठीक है तो नर्सिंग और पैरामेडिक्स का भी व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, उस संवेदना को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया। इस मुद्दे को लेकर शनिवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। अलग अलग जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करने की कोशिश की, जिसको रोकने के दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें अमित शाह को पद से हटाने और जनता से माफी मांगने की मांग की गई। प्रदेश भर के साथ साथ राजधानी लखनऊ में भी सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लिए कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सड़क पर पुतला दहन किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम सभी लोग पिछड़ों, दलितों, गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए पूजनीय है। पीडीए के लोग बाबा साहब को पूछते हैं, हर समाज के लोग उन्हें भगवान की दृष्टि से देखते हैं। बाबा साहब के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग निंदनीय है। गृह मंत्री को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री के द्वारा दिए गए बयान को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये 4 तस्वीरें 4 अलग अलग शहरों जिलों की दिखा रहे हैं हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, ललितपुर की दिखा रहे हैं, मिर्जापुर की दिखा रहे हैं और अंबेडकर नगर की दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में तख्ती लेकर बाबा साहब की तस्वीर को हवा में लहराते हुए ये मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी मांगे और पद से इस्तीफा दें। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ 24 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में मायावती ने कहा कि शाह की टिप्पणी से लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा है। उन्होंने कहा, देश के दलितों, वंचितों और अन्य उपेक्षित लोगों के आत्मसम्मान और मानवाधिकार के लिए अतिमानवीय और कल्याणकारी संविधान के रूप में मूल पुस्तक के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भगवान के समान पूजनीय हैं। अमित शाह द्वारा उनके अनादर करना लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने मांग की कि गृह मंत्री को अपना बयान वापस लेना चाहिए। तो झारखंड की सरकार इन दिनों नेता से लेकर राजनेता तक, सियासी मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान पर अपनी छाप छोड़ने वाले और इंडियन टीम के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी तक सबको नोटिस पर नोटिस भेज रही और सरकारी आवास को खाली करने को कह रही। आपको बता दें कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड क्रिकेट स्टार एमएस धोनी को नोटिस भेजने की तैयारी में है। क्या कुछ पूरी खबर है, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सरकार इन दिनों नेता से लेकर राजनेता तक और सियासी मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान पर अपनी छाप छोड़ने वाले इंडियन टीम के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी सबको नोटिस पर नोटिस भेज रही है और सरकारी आवास को खाली करने को कह रही है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड क्रिकेट स्टार एमएस धोनी को नोटिस भेजने की तैयारी में है। आवास बोर्ड के इस कदम से धोनी की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि आवास बोर्ड ये नोटिस उनके पुराने राजधानी रांची के हरमू रोड वाले घर के बारे में है। महेंद्र सिंह धोनी को ये प्लॉट राज्य सरकार ने दिया था, जहां उन्होंने आलीशान घर बनाया था, लेकिन अब एमएस धोनी रांची के सिमलिया स्थित अपने प्राइवेट फार्म हाउस में रहते हैं और ये कहा जा रहा है कि धोनी के हरमू वाले घर पर अब सरकार एक लैब खोलने जा रही है।
पहले भी ऐसे मामलों में कार्रवाई कर चुका है और कई लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। कुछ के प्लॉट भी रद्द कर किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि हरमू रोड में जहां बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, वो उस भूखंड का भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। इस मामले में भी बोर्ड की ओर से पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। हालांकि यह बात जगजाहिर है कि MS धोनी ने क्रिकेट की दुनिया में रांची का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। आपको बता दें कि साल 2009 में झारखंड सरकार की ओर से MS धोनी को 5 कट्ठा आवासीय भूखंड गिफ्ट किया गया था और यहाँ MS धोनी की ओर से एक शानदार घर बनाया गया था और कई वर्ष तक धोनी यहाँ रहे भी, लेकिन बाद में वो सिमलिया स्थित अपने प्राइवेट आवास में शिफ्ट हो गए। धोनी के हरमू वाले रोड स्थित मकान कई वर्षों तक एक सुरक्षा गार्ड के भरोसे खाली पड़ा रहा। अब उनके पुराने घर को क्लिनिक लैब में बदला जा रहा है। आवास बोर्ड के अध्यक्ष को इसकी जानकारी मिली। इसकी जानकारी अब हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन को हुई तो उन्होंने जांच के आदेश दिए और जांच में यह देखा जाएगा कि धोनी को जिस रिहायशी आवास में प्लॉट मिला वो रिहायशी है या कॉमर्शियल। अगर रिहायशी प्लॉट पर कॉमर्शियल काम हो रहा है तो वो गलत है और इस पर कार्रवाई होगी। इसके पहले सुरेश महतो को आवास खाली करने का आदेश दिया गया। इसे लेकर अब राज्य में घमासान मचा हुआ है। फिर चाहे वो आजसू हो या बीजेपी या क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने वाले MS धोनी, सबको नोटिस पर नोटिस दी जा रही है और विपक्षी दल हेमंत सरकार पर तो हमलावर है ही। साथ में ये कहा जा रहा है कि रांची में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले और भारत देश के लिए अपनी जान बान शान कहे जाने वाले MS धोनी के साथ सरकार गलत कर रही है और इसकी भरपाई सरकार को आने वाले समय में करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए मैं डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा कर रहा हूं। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। उसके बाद उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके देश को आजादी दिलाई, भारत का संविधान लिखा और देश के पहले कानून मंत्री बने, हम सब लोग जानते हैं। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल PhD करी, दो डॉक्टरेट हासिल की और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी ये योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। तो वहीं जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए भयानक गैस टैंकर हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 30 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे में 40 वाहन जलकर खाक हो गए। यह हादसा शुक्रवार सुबह भांगरोटा इलाके में हुआ, जब LPG टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद आग लग गई। देखते ही देखते आग ने
विकराल रूप ले लिया और जिससे कई लोग झुलस गए। वाहनों के केवल अब अवशेष मात्र बचे हैं। हादसे में दिल दहला देने वाले वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का निर्देश दिया। जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित की है। अस्पतालों में भर्ती घायलों में से 10 से अधिक की हालत बेहद गंभीर है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एसएमएस अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। और उन्होंने कहा कि फिर भी हमने इसके लिए वहां 3 से 4 स्वीपर लगा रखे हैं, वहां लगातार साफ सफाई कर रहे हैं ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। इसके साथ ही राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शनिवार को जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल जाकर भांगरोटा हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टरों से उनके इलाज से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की और उन्हें आश्वासन दिया कि मुश्किल समय में वो उनके साथ खड़े हैं। करीब 45 मिनट बाद सचिन पायलट अस्पताल से बाहर तो कई शवों का डीएनए टेस्ट होगा और उसके बाद ही पहचान हो पाएगी और अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि 30 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये भयानक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इसी घटना में आग की चपेट में आने की वजह से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आग की वजह से हुआ है। और अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और टैंकर और ट्रक में टक्कर होती है। 80 लोग घायल होते हैं, 40 वाहन जलकर खाक हो जाते हैं और 30 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में चुके हैं। कई शवों का डीएनए टेस्ट होगा और उसके बाद ही उनकी पहचान की जा सकेगी। और ये सड़क पर जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये आग की चपेट में आने की वजह से जलकर खाक हुए हैं। और भागरोटा अजमेर रोड, ये देखिए, ये बेहद भयानक आगे और धमाका हो रहा है। इतनी विभत्स तस्वीर देखने को मिली जब ये घटना घटी। तो वहीं लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत के मामले में घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस ने कमरा नंबर 30 को खुलवाया और कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस ने सभी के बयान दर्ज कर लिए। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी और पुलिस आयुक्त के निर्देश पर डीसीपी मध्य रवीना त्यागी ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी इस मामले की विस्तृत जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस ने प्रभात पांडे के चाचा मनीष पांडे से भी पूछताछ की है। मनीष पांडे ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि प्रभात पांडे को किसने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कांग्रेस दफ्तर बुलाया था। पुलिस अब कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे के मोबाइल फोन का डाटा खंगाल रही है और मैसेज और चैट की मदद से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो किसके कहने पर कांग्रेस दफ्तर गए थे। हेलो जी, दीपक जी नमस्कार, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बहुत सॉरी, ये हमने क्या हुआ, वैसे हुआ क्या ये मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरा आपको परिवार को मेरा प्यार। हाँ हेलो, हाँ हाँ मेरा प्यार, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, पार्टी वालों को बता दीजिए प्लीज। अरे हम क्या बताएं, हमारा तो चिराग ही खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, कमाई धमाई का साधन, बुढ़ापे का सहारा सब खत्म हो गया। अब क्या बचा है मेरे पास? हम सब हैं आपके लिए, तो आप घबराइए मत।
हम सब हैं। हाँ, ये हुआ कैसे? मैं नहीं बता सकता, मैं कुछ नहीं जानकारी है मुझे। अचानक फोन आया। फोन क्या आया, 1 बजे से 5 बजे के बीच में माँ फोन कर रही थी उसको, नहीं फोन रिसीव हुआ। उसके बाद 5 बजे रिसीव हुआ तो कोई फोन अटेंड उसी के नंबर पर किसी ने किया, तो कह रहा है कि ये बेहोश पड़े हैं। हमने कहा कौन बेहोश पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं? तो कार्यालय का नाम लिया, उसके बाद फोन कट गई। तब से हम लोग फोन करते हार गए, कोई फोन भी नहीं उठा। फिर उतनी खबर मैं अपने भाई को दिया, मनीष पांडे, जो लखनऊ में पत्रकार हैं, उनको दिया। तो उन्होंने टेकअप किया, टेकअप करके सिविल अस्पताल ले गए। सिविल अस्पताल से ही हमको बुरी खबर सूझने को मिल गई। सॉरी, बहुत दुख की बात है, मगर हम सब हैं आपके लिए। हाँ, ठीक। तो आप घबराइए मत, हम सब हैं। और हमारा मम्मी को और आपको और पूरे परिवार को प्यार। हाँ, हाँ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025 और 26 से विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधायकों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की नजर भी रहेगी। विधायक की हर एक गतिविधि की जानकारी इससे आसानी से पता चल जाएगी। सत्र के दौरान सदस्यों की सदन में उपस्थिति और चर्चाओं में किसने कितना भाग लिया, किसने कितने प्रश्न पूछे, सब कुछ एआई बता देगा। सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनने में भी एआई बड़ी मदद करेगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शुक्रवार को बताया कि अगले वित्तीय वर्ष से विधानसभा की कार्रवाई में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यह तुरंत पता चल जाएगा कि कौन से विधायक सदन में कितनी देर बैठे और उन्होंने अपने क्षेत्र से जुड़े कितने सवाल किए और कौन से मुद्दे उठाए। एआई इस्तेमाल करने का मकसद यह है कि सदन की कार्रवाई में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और चर्चा में अधिक से अधिक शामिल हों। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।